राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास आती है उसके अंदर आपका स्वागत है। तो इसमें हम सिर्फ करंट जीके नहीं, उसके अलावा स्टैटिक जीके भी जो कवर करवाते हैं। और बच्चों, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जनवरी से लेकर नवंबर तक की जो हरियाणा करंट अफेयर की जीके एक ही क्लास में जल्दी आपको मिलेगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत अच्छा कंटेंट आपको देंगे। तब तक आप जो है ये जो हमारी डेली करंट अफेयर की क्लासेस है इनको पढ़ते रहिए। इनमें सिर्फ करंट नहीं है बच्चों, मैंने आपको कहा था आपके पेपर तक मैं मोस्टली हरियाणा जीके में से आपको निकालने के प्रयास जो करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, अपने टीचर को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए क्लास को ज्यादा ज्यादा। तो करते हैं हम आज की क्लास स्टार्ट। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, गीता जयंती महोत्सव कब मनाया जाएगा? अगर हम बात करें गीता जयंती महोत्सव 2020 की बात हो रही है बच्चों, तो यह कब मनाया जाएगा? मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में पूछा था कि गीता जयंती कब मनाई जाती है। गीता जयंती कब मनाई जाती है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो बच्चों यह मनाई जाती है मार्गशीर्ष जो महीना है, जिसको हम हरियाणवी भाषा में मिंगसर कहते हैं, मिंगसर। ठीक है, मार्गशीर्ष जो महीना है उसकी शुक्ल पक्ष की एकादशी को, शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको आप कह सकते हो 11। ठीक है, और अब की बार ये किस दिन पड़ती है बच्चों? अगर हम अंग्रेजी महीनों की बात करें तो उसके हिसाब से गीता जयंती का जो है वो कोई निश्चित दिन नहीं है। हां, दिसंबर के महीने में आती है मोस्टली, लेकिन किसके अकॉर्डिंग है? मार्गशीर्ष या मिंगसर जो महीना है उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी 11 को, चांदनी 11 को इसको मिला जो है मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन कहते भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, और अगर आपको यह पूछ ले कि महाभारत का युद्ध कब शुरू हुआ था, महाभारत का युद्ध, तो भी हम आंसर यही करेंगे, क्योंकि महाभारत के युद्ध से पूर्व जब दोनों सेनाएं आमने सामने डट गई थी, युद्ध के लिए तैयार थी, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं वहां से पूरे दोनों सेनाओं का अवलोकन करना चाहता हूं। और जब श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके आए, एक तरफ कौरव थे एक तरफ पांडव थे। ठीक है, तो वहां से जो श्री कृष्ण ने देखा, जब अर्जुन ने वहां से देखा तो उसने क्या पाया कि दोनों ही मेरे ही अपने सगे संबंधी, अपने जो रिश्तेदार हैं वही इसमें युद्ध में भाग ले रहे हैं, तो मैं एक भूमि के टुकड़े के लिए इनसे युद्ध क्यों करूं? तो अपने मोह से ग्रस्त होकर जो है वो अर्जुन ने अपना गांडीव जो धनुष है वो रख दिया था, और अर्जुन बिल्कुल निराश होकर बैठ गया था। तब उसको मोटिवेट करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है वो गीता का उपदेश दिया था। तो बच्चों, गीता को आध्यात्मिक ग्रंथ किसने कहा है? आध्यात्मिक शब्दकोश या आध्यात्मिक ग्रंथ, महात्मा गांधी ने गीता को आध्यात्मिक शब्दकोश या आध्यात्मिक ग्रंथ कहा है। अगर हम बात करें गीता की, तो गीता जो है वो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? तो ये उपनिषदों के अंतर्गत आता है, उपनिषद। ठीक है, महाभारत का एक भाग है ये। महाभारत के किस भाग में गीता का वर्णन मिलता है? तो महाभारत के भीष्म पर्व में। कौन सा पर्व? भीष्म पर्व। अगर महाभारत युद्ध की भी बात करें तो किस पर्व में? भीष्म पर्व में। ठीक है, तो गीता का उल्लेख है बच्चों। और गीता जो है इस वर्ष गीता जयंती कब मनाई जाएगी? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर और भी एक इंपॉर्टेंट डे है हमारे भारतवर्ष के लिए, वो कमेंट करके आपको बताना है क्या इंपॉर्टेंट दिन होता है 25 दिसंबर को भारतवर्ष के हिसाब से। कहीं कह दो क्रिसमस डे है, नहीं, भारतवर्ष के हिसाब से बच्चों। तो भीष्म पर्व में गीता का जिक्र मिलता है बच्चों। अगर हम बात करें महाभारत के लेखक कौन थे, उसके रचयिता कौन थे, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं बच्चों, वेद व्यास उसके रचयिता थे, लेकिन लिखने का काम श्री गणेश जी ने किया था। मतलब जो कहानी बता रहे थे वो वेद व्यास ने बताई थी, और उसको राइटिंग जो अपनी कलम से कलमबद्ध कर रहे थे वो जो श्री गणेश हैं उन्होंने इसको कलमबद्ध किया था। तो गीता का अगर पूछे गीता की रचना किसने की, तो वेद व्यास ने ही।
तो क्योंकि महाभारत का एक भाग है गीता, भीष्म पर्व में गीता का जिक्र आता है बच्चों, तो गीता में 18 अंक का बड़ा महत्व है, क्योंकि गीता में कितने अध्याय हैं? 18। कितने अध्याय हैं? 18। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। कितनी अक्षौहिणी सेनाएं जो है भाग ले रही थी? तो 18। ठीक है, तो 18 अंक का जो है वो बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय है, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे छोटा 12वां व 15वां जो वो सबसे छोटे अध्याय है बच्चों। अगर हम बात करें, इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपना कर्म कीजिए, उसका जो फल है, उसका जो रिजल्ट है, उसकी चिंता मत कीजिए। बगैर रिजल्ट की चिंता की आपको अपना कर्म लगातार करते रहना चाहिए, और यही संदेश है गीता का। अगर हम एक शब्द में, एक वाक्य में इसका सार कहें तो यही है कि कर्म कर, मनुष्य को कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, आत्मा अजर अमर है, वो कभी नहीं मरती, ना कभी बूढ़ी होती। यह भी श्री कृष्ण ने इसमें बताया है। कौन से अध्याय में? तो दूसरे अध्याय में। कौन से अध्याय में बताया? दूसरे अध्याय में। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट जो रूप है, जो उसका विशंभर रूप है, उसके दिव्य रूप के दर्शन कराए। तो यह कौन से अध्याय में? 11वें अध्याय में। कौन से अध्याय में? 11वें अध्याय में बच्चों। तो गीता में कुल 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं बच्चों। ठीक है, तो गीता को जो वो किस किस ने सुना? कृष्ण और अर्जुन के अलावा, क्योंकि अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, किस वृक्ष के नीचे? वट वृक्ष के नीचे। कौन सा स्थान था? ज्योतिषर सरोवर। कौन सा स्थान है? ज्योतिषर सरोवर। कहां है बच्चों? कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर सरोवर, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का जो सरोवर है, ज्ञान का स्रोत जो है, ज्ञान का स्रोत, ज्योतिषर सरोवर। ठीक है, तो बच्चों यह कुरुक्षेत्र में है। यह जो सरोवर है, इसकी लंबाई 1000 फीट है और चौड़ाई जो 500 फीट है। ठीक है, कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से पेहवा रोड पर जो है 8 किलोमीटर दूर जो कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से वो ज्योतिषर सरोवर है। इसके अलावा गीता भवन जो है वो भी कहां है बच्चों? गीता भवन संस्थानम भी कहां है? वो भी कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो हम बात करेंगे, 700 श्लोक थे। अर्जुन और कृष्ण के अलावा और किसने गीता का उपदेश सुना था डायरेक्ट? तो इसके अलावा बच्चों धृतराष्ट्र ने, संजय ने, क्योंकि संजय डायरेक्ट सुन रहे थे, धृतराष्ट्र को उसका वर्णन जो है वो कर रहे थे, बता रहे थे। इसके अलावा वैसे तो हम धृतराष्ट्र को डायरेक्ट में नहीं गिन सकते, क्योंकि डायरेक्ट तो कौन देख रहा था? संजय। ठीक है, और वो पूरा वर्णन किसको कर रहे थे? धृतराष्ट्र को। और गीता में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है? तो गीता के पहले ही श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की संज्ञा दी गई गीता के पहले ही श्लोक में। ठीक है, और गीता का जो आरंभ होता है किसके श्लोक से होता है? धृतराष्ट्र के श्लोक से। अंत जो समापन वो किसके श्लोक से होता है? संजय के श्लोक से जो गीता का समापन होता है बच्चों। तो ये हमारी जो सरकार है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी कला को बड़ा बढ़ावा दे रही है। तो बहुत उम्मीद है कि हो सकता क्वेश्चन जो है, संभावनाएं ज्यादा हैं गीता और महाभारत से एक आध क्वेश्चन जो है हमेशा पूछ लेते हैं बच्चों। तो आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है। तो हम बात कर रहे थे अर्जुन और श्री कृष्ण के अलावा संजय जो कि धृतराष्ट्र के सारथी थे। इसके अलावा हनुमान बच्चों कहां थे उस टाइम? जो अर्जुन का जो रथ का ध्वज था उसके अंदर विराजमान थे। ठीक है, इसलिए अर्जुन का एक पर्यायवाची कपि ध्वज है। क्या है? कपि ध्वज। ये हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है कि कपि ध्वज किसका दूसरा नाम है? तो अर्जुन का। क्यों? क्योंकि उसका जो रथ था, उस रथ में, उसके झंडे में कपि यानी कि बंदर, कौन? श्री हनुमान उस ध्वज में उपस्थित थे। इसके अलावा बर्बरीक ने सुना था। किसने? बर्बरीक कौन था बच्चों? बर्बरीक जो है वो घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र बर्बरीक जो है, उसने सारा युद्ध का जो है पूरा विस्तार से वर्णन देखा था। कभी महाभारत पढ़ेंगे उस टाइम इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो आप ये याद रखिए कि महाभारत को अर्जुन के अलावा संजय, हनुमान और बर्बरीक ने जो है वो डायरेक्ट सुना था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि गीता मनीषी की संज्ञा किसे दी गई है? गीता मनीषी। ठीक है, तो गीता मनीषी जो है स्वामी ज्ञानंद जो हैं, स्वामी
ज्ञानानंद महाराज, इनको गीता मनीषी की संज्ञा दी गई है। और जो गीता आयोजन समिति है उसके अध्यक्ष भी यही हैं। गीता आयोजन समिति के अध्यक्ष भी कौन है बच्चों? वो स्वामी ज्ञानानंद है। तो 25 दिसंबर को अब की बार गीता जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। 3 दिन चलेगा, 25 से 27 दिसंबर तक ये चलेगा बच्चों। वैसे पूरा जो महोत्सव की अगर हम बात करें तो 18 दिन चलता है, क्योंकि गीता में 18 अंक का बड़ा महत्व है। उससे पहले छोटा जो है, अगर हम बात करें, छोटा जो मेला है वो भी लगता है बच्चों, जो कि 10 से 15 दिन चलता है। इसके अलावा स्कूली जो बच्चे हैं उनके भी कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाते हैं, लेकिन उनके कोरोना के कारण जो है ये सारी चीजें ऑनलाइन होने की संभावना है। और जो क्राफ्ट मेला है छोटा लगता है, उसको और भी छोटा करने की संभावना, और हो सकता है उसको स्थगित भी करना पड़ जाए। ठीक है, तो बच्चों देखिए, गीता जयंती श्रीमद् भागवत गीता का प्रतीकात्मक जन्म है कि इस दिन इसका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। और हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन यह मनाया जाता है। ठीक है, अब की बार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी 25 दिसंबर को जो है वो आएगी। और मुख्य कार्यक्रम 3 दिन का होता है। मुख्य तो 3 दिन का होता है, वैसे पूरा गीता महोत्सव कितने दिन चलता है? 18 दिन चलता है बच्चों। 27 दिसंबर तक ये चलेगा। इससे पहले क्राफ्ट मेला लगता था, 10 से 15 दिन पहले शुरू हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब की बार कोरोना के कारण जो है वो उसको छोटा करने की संभावना है, और हो सकता है उसको स्थगित भी किया जा सके। ठीक है, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं इस बार ऑनलाइन होंगी, और गीता पर वेबिनार जो है वो भी किए जाएंगे। दिसंबर के दूसरे सप्ताह के रविवार को ये चीजें जो शुरू की जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने गीता के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ा है, तो इसको आप ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि कई बार गीता से संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं, और आने वाले समय में भी संभावना है कि पूछे जा सकते हैं। तो गीता का जन्म दिवस कब है? मार्गशीर्ष यानी कि मिंगसर महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि चांदनी 11 को। ठीक है, अगला बच्चों, विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया? ठीक है, तो यह किया गया बच्चों गुरुग्राम में। कहां? गुरुग्राम में। गुरुग्राम के सोहना में। गुरुग्राम बच्चों, गुरु का गांव, यह एक आध्यात्मिक गांव है। गुरु का गांव मतलब कहते हैं कि महाभारत के दौरान जो द्रोणाचार्य थे इसी स्थान पर कौरवों और पांडवों को शिक्षा देते थे, तो उन्हीं के नाम पे कहते हैं गुरु का गांव, गुरुग्राम पड़ा। बिगड़ते बिगड़ते गुड़गांव बन गया, फिर दोबारा से जो सरकार ने इसको नाम बदल के क्या कर दिया है? गुरुग्राम कर दिया बच्चों। शीतला माता का प्रसिद्ध मेला जो है वो कहां लगता है? गुरुग्राम में लगता है। ठीक है, तो विश्व मत्स्य दिवस कब होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके अवसर पर जो है हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया? तो यह किया गया गुरुग्राम में। ठीक है, विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर सोहना उपमंडल के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। हरियाणा मत्स्य पालन और कृषि एवं किसान कल्याण विभागों के मंत्री जेपी दलाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। आप जानते बच्चों, वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री, इसके अलावा डेयरी, पशुपालन, मत्स्य विभाग, ठीक है, कानून एवं न्याय मंत्री, वो कौन है बच्चों? तो वो है श्री जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल, जो लोहारू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। श्री दलाल ने कहा, मत्स्य पालन करने वाले किसानों की आय दुगुना करने पर बल दिया। हम बार बार कह रहे हैं कि बच्चों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को दुगुना करने का 2022 तक लक्ष्य रखा है, तो उसी की दिशा में यह कदम है बच्चों। ठीक है, जैसे कल हमने पढ़ा था कि जो पराली है वो शुगर मिलें खरीदना शुरू कर दिया 120 रुपए क्विंटल के हिसाब से, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े। और अब भी मत्स्य पालन विभाग में अपार संभावनाएं हैं रोजगार की, तो किसानों को जागरूक होने की जरूरत है। और ये सारे कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? किसानों की आय जो है डबल करने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि किसान मत्स्य पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाएं, ताकि वे स्वयं आत्मनिर्भर बने और अन्य लोगों को भी रोजगार जो है उपलब्ध करवा सकें। समारोह में प्रदेश भर से आए प्रगतिशील किसानों सहित मत्स्य पालन में उपलब्धि हासिल करने वाले किसानों ने अपने अनुभव साझे किए। इसमें प्रगतिशील किसान जो हैं और जो मत्स्य पालन में जिन्होंने विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं, उन किसानों ने अपने जो है अनुभव साझे किए।
मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में संभावनाएं बहुत हैं, जिसमें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हैं। जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश के 4-5 प्रगतिशील किसानों का एक समूह बनाया जाएगा। सम्मानित किए गए प्रगतिशील किसान, और इस अवसर पे जो है प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। बच्चों, ये उन किसानों की लिस्ट है, ये आप पीडीएफ में पढ़ लेना। तो हम पहले ही बता चुके हैं, एक बार फिर बताता हूं कि ये जो क्लास हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की चलती है, इससे रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप केसी पब्लिकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल और है, कृष्णिया क्लासेज, जिसमें कि क्विज चलती है। और बच्चों, एक स्पेशल जो हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड, हरियाणा जीके से रिलेटेड जो एक और क्विज हम जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये उन प्रगतिशील किसानों की लिस्ट है जो सम्मानित किए गए विश्व मत्स्य दिवस समारोह में। कहां आयोजित किया गया? गुरुग्राम के सोहना में। तो ये आप पीडीएफ से जो है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के लार्ज स्केल मैपिंग परियोजना एवं स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में संपत्तियों के ड्रोन सर्वे का काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा? बच्चों, जैसे आप जानते हो कि एक तो जो पंचायती जमीन है उन पे अवैध कब्जे ना हो, क्योंकि बहुत से लोग पंचायती जमीनों पे अवैध कब्जे किए हुए हैं। खास करके जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है या जो जीटी रोड बेल्ट है, वहां जो ग्रामीण पंचायतों की जो जमीनें हैं वो आमदनी का एक अच्छा स्रोत है, ठीक है। और वहां लोगों ने कब्जे किए हुए हैं और उनसे जो उन पे गैर कानूनी काम भी करते हैं। तो एक तो इससे बचने के लिए, दूसरा हमारे प्रदेश को लाल डोरा मुक्त करने के लिए। पहले क्या था, जो लाल डोरे के अंदर जो संपत्तियां होती थी तो उनकी रजिस्ट्री नहीं होती थी, जिसके कारण कोई भी उस संपत्ति का मालिक जो है अगर कोई काम धंधा शुरू करना चाहता है तो अपने काम धंधे के लिए जो है बैंक आदि से लोन नहीं ले सकता था, ठीक है। लेकिन अब सरकार ने जो है लाल डोरा मुक्त करने की प्रदेश को जो है वो ठान ली है। और इसके तहत प्रदेश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा? बच्चों, कई बार पढ़ चुके हैं। प्रदेश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव, लाल डोरा मुक्त गांव, तो यह करनाल जिले का सिरसी गांव। सिरसी कहां? करनाल में, ठीक है। तो उसी में कहता है कि लार्ज स्केल पे मैपिंग परियोजना चली हुई। और स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना का अर्थ है कि उनके जो संपत्तियां लाल डोरे के अंदर हैं उनको रजिस्ट्री जो उनकी करवाई जा रही है और उनको जो उनका हक है, स्वामित्व हक, वो दिया जा रहा है किसानों को, ठीक है। तो इन संपत्तियों के ड्रोन से सर्वे चल रहा है। तो ये काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो इसमें सरकार ने इसको जनवरी तक जो है वो पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कब तक पूरा करने के? जनवरी तक। बच्चों, हरियाणा में लार्ज स्केल मैपिंग परियोजना और स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में संपत्तियों के ड्रोन सर्वे का काम जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। मार्च तक फीचर एक्सट्रैक्शन यानी कि सही इनपुट डाटा कलेक्ट करना के कार्य को भी अंतिम रूप दिया जाएगा, ठीक है। तो लार्ज स्केल मैपिंग परियोजना और स्वामित्व योजना के तहत जो संपत्तियों का ड्रोन सर्वे है वो जनवरी तक पूरा करने की सरकार ने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मार्च तक फीचर एक्सट्रैक्शन जो है, सही इनपुट डाटा कलेक्ट करना, यह काम भी जो है मार्च तक अंतिम रूप इसको दे दिया जाएगा। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक रेवेन्यू स्टेट में निजी, सार्वजनिक, कृषि और निवास क्षेत्र को वर्गीकृत करते हुए उस रेवेन्यू स्टेट की कुल भूमि का डाटा एकत्र किया जाए, ठीक है। और श्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन जिलों में अभी तक काम पूरा नहीं हुआ वहां ड्रोन और सर्वेक्षण करने वाली टीमों की संख्या दुगुनी करके काम जो है वो किया जाए। प्रारूप मानचित्र का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। और यह भी निर्देश दिया कि गुरुग्राम, चरखी दादरी, फरीदाबाद, करनाल, झज्जर, भिवानी और रोहतक में लंबित जमाबंदियों को जल्द ऑनलाइन किया जाए। जितनी भी जमाबंदी बच्चों वो सारी जो अब क्या है ऑनलाइन की जा रही है। तो इनमें जो लंबित पड़ी हैं गुरुग्राम, चरखी दादरी, फरीदाबाद, करनाल, झज्जर और भिवानी और रोहतक में, तो उनको जल्दी जो है ऑनलाइन किए जाने के निर्देश हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने दिए हैं। इसके अलावा हमारे देश के महासर्वेक्षक लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार ने बताया कि परियोजना के तहत लाइन मार्किंग के साथ साथ ड्रोन फ्लाइंग, निरीक्षण और फीचर एक्सट्रैक्शन के साप्ताहिक लक्ष्य दिए जा रहे हैं।
हर हफ्ते इनकी समीक्षा भी की जा रही है कि इस हफ्ते में इतना जो है टारगेट आपको दिया गया और हर हफ्ते उसकी समीक्षा मतलब की जा रही, मतलब पूरी तरह समय पर टाइम पर जो है उसको निपटाने का सरकार का जो है वो लक्ष्य है बच्चों। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक सहित कुछ जिलों में स्वामित्व योजना के तहत कार्य पूरा कर लिया जाएगा जल्दी ही बच्चों, यह सरकार का कहना है। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा के दो बेटों अशोक कुमार और विजय सिंह यादव को क्रमशः उत्तराखंड व त्रिपुरा का जो डीजीपी नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार व विजय सिंह क्रमशः प्रदेश के किन जिलों से संबंध रखते हैं? बच्चों, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हम पुलिस महानिदेशक कहते हैं, पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आपको बताना हमारे हरियाणा के डीजीपी कौन हैं, कमेंट करके हरियाणा के डीजीपी कौन हैं या हरियाणा के पुलिस महानिदेशक कौन है बच्चों? तो हरियाणा के दो बेटे, उनमें से एक अशोक कुमार जिन्हें उत्तराखंड का डीजीपी बनाया गया है, दूसरे विजय सिंह यादव जिन्हें त्रिपुरा का डीजीपी बनाया गया है। तो कहता है किन जिलों से संबंध रखते हैं, कर्म से बताना है बच्चों। अशोक कुमार किससे और विजय सिंह किससे हैं? कर्मस्य का अर्थ ही होता है जिसका पहले नाम है पहले उसका बताइए, फिर दूसरा नाम उसका दूसरा बताइए। तो अशोक कुमार पानीपत से और विजय सिंह जो यादव है वो रेवाड़ी से संबंध रखते हैं बच्चों। पानीपत प्राचीन नाम पनप्रस्थ या पांडुप्रस्थ कहते हैं, उन 5 स्थानों में से एक है, 5 गांव में से एक है जो महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने दुर्योधन से मांगे थे। इसको वीवर सिटी, बुनकरों का शहर, हैंडलूमों का शहर, पेट्रोकेमिकल हब, पेट्रोकेमिकल हब, सोडियार्न मतलब नकली सूत का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है पानीपत। ठीक है, दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां है? पानीपत में। ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर बच्चों, 3 ऐतिहासिक लड़ाइयां यहां लड़ी गई हैं, आप जानते हो। पहली लड़ाई जो है 1526 में बाबर और जो है इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें जो बाबर की विजय हुई और भारत में मुगल साम्राज्य शुरू हुआ। दूसरी 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुई। और तीसरी जो है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में, जिसमें जो है मराठों की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। इसके अलावा वर्तमान में सरकार इसको जो है दवाई हब के रूप में, मेडिकल हब के रूप में जो है दवाई हब के रूप में विकसित जो है वो कर रही है। किसको? पानीपत को बच्चों। ठीक है, पानीपत का गठन 1 नवंबर 1989 को हुआ था। एक्चुअल में इन दोनों शहरों का गठन जो है 1 नवंबर 1989 को हुआ था। 4 जिले बने थे बच्चों उस दिन, कैथल, पानीपत, यमुनानगर और रेवाड़ी। ठीक है, लेकिन इसका जो पानीपत का गठन 2 बार हुआ और यह क्वेश्चन भी हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है कि हरियाणा के किस जिले का गठन 2 बार हुआ। तो शुरू में पानीपत को जो करनाल की असंध और पानीपत तहसील को अलग निकाल के एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया 1 नवंबर 1989 को। फिर 1991 की अगर हम बात करें, जुलाई 1991 में, तो इसको दोबारा जो है किसमें, करनाल में मिला दिया गया। और फिर 1 जनवरी 1992 की अगर हम बात करें तो दोबारा से जो है पानीपत को अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया बच्चों। रेवाड़ी वीर भूमि कहलाती है, सैनिकों का घर, क्योंकि सबसे ज्यादा सैनिक जो है वो रेवाड़ी से आते हैं। रेवाड़ी में भी कौशल्य क्षेत्र से आते हैं बच्चों। ब्रास सिटी, पीतल नगरी, तिल्ला जुत्ती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मोटरसाइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। ठीक है, तो पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में। पानीपत के अशोक कुमार उत्तराखंड के, रेवाड़ी के वीएस यादव यानी कि विजय सिंह यादव त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। अशोक कुमार का जन्म 20 नवंबर 1964 को अहर कुराना गांव में हुआ था। अहर कुराना नामक गांव में हुआ था। अशोक कुमार की पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बतौर एएसपी हुई थी। शुरू में वो एएसपी के पद पर नियुक्त हुए थे इलाहाबाद में, जिसका आजकल नाम जो प्रयागराज रखा गया है। ठीक है, सीआरपीएफ और बीएसएफ में भी प्रतिनियुक्ति पर रह चुके हैं ये। इन्होंने जो है पुस्तक लिखी बच्चों 2, वो भी याद रखनी है आपको। एक चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी, चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी, दूसरा मैन इन खाकी, खाकी में इंसान पुस्तक लिखी। और खाकी में इंसान पुस्तक का विमोचन भी कहां हुआ? पानीपत में। ठीक है, वही रेवाड़ी के गांव श्यामनगर के रहने वाले विजय सिंह यादव को त्रिपुरा सरकार ने
राज्य का डीजीपी नियुक्त किया है। यादव इससे पहले त्रिपुरा में ही अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो वर्तमान में क्या बनाया है डीजीपी, किसका? त्रिपुरा का। और इससे पहले त्रिपुरा में ही अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त थे। बच्चों मैंने आपसे पूछा था हरियाणा के डीजीपी जो है वो कौन है, तो हरियाणा के डीजीपी वर्तमान में मनोज यादव हैं, मनोज यादव। तो बच्चों आगे चलते हैं। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है बच्चों? तो ये हैं सुभाष बराला, जो बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष होते थे। वर्तमान में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए। पिछली सरकार में ये हमारे कृषि मंत्री थे, वर्तमान में जो है वो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। और पहले प्रदेशाध्यक्ष होते थे सुभाष बराला, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इन्हें क्या सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया है। और श्री मनोहर लाल जो हैं वो क्या हैं? श्री मनोहर लाल जो वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो बच्चों तो हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? तो वो है श्री सुभाष बराला। हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक सुभाष बराला सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के हाल ही में चेयरमैन बनाए गए हैं। इस उपक्रम ब्यूरो के अधीन सभी बोर्ड और निगम आते हैं। सारे बोर्ड सारे निगम जो हैं हरियाणा में लगभग जो है बच्चों 62 जो बोर्ड हैं, ठीक है, लगभग कितने 62 बोर्ड हैं बच्चों। तो इस उपक्रम ब्यूरो के अधीन सभी बोर्ड एवं निगम आते हैं जिनकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने, उनकी कार्यप्रणाली में सुधार और आय बढ़ाने समेत विभिन्न स्रोत पैदा करने का अधिकार ब्यूरो के पास है। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो वर्तमान चेयरमैन है सुभाष बराला, ठीक है। तो बच्चों हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक सुभाष बराला जो हैं सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के हाल ही में चेयरमैन बनाए गए हैं। और इस उपक्रम यह जो ब्यूरो है इसके अधीन सभी बोर्ड सारे निगम लगभग कितने 62 बोर्ड और निगम है बच्चों जिनकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने, उनकी कार्यप्रणाली जो उसमें कैसे सुधार किया जाए, आय बढ़ाने के जो विभिन्न स्रोत हैं वो पैदा करने का अधिकार इस ब्यूरो के पास होता है, ठीक है। हरियाणा में 4 दर्जन से ज्यादा जो है वो बोर्ड व निगम हैं, वैसे 62 हैं बच्चों, जिनमें सरकार ने अभी 1.5 दर्जन वैसे 19 जो बोर्ड हैं निगम हैं उनके चेयरमैन बनाए हैं, बाकी के अभी जल्दी बनाए जा सकते हैं। इनमें 6 बोर्ड और निगम घाटे में हैं। कितने? सिर्फ 6, बाकी सारे जो फायदे में है। 6 बोर्ड और निगम घाटे में हैं, लेकिन ज्यादातर की स्थिति बेहतर है। जो ज्यादा घाटे में है बच्चों अगर हम उनकी बात करें तो उनमें पर्यटन और हाउसिंग बोर्ड, पर्यटन बोर्ड और जो हाउसिंग बोर्ड है बच्चों ये ज्यादा घाटे में है। ये दो जो है ये ज्यादा घाटे में है। निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन जो है वो पर्यटन विभाग के पर्यटन निगम के चेयरमैन हैं। तो आपको पता होना चाहिए, पीछे ही तो बनाए थे बच्चों कि पर्यटन विभाग के चेयरमैन कौन है? रणधीर गोलन, निर्दलीय विधायक हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं कमेंट करके बताइए। जबकि जजपा नेता राजदीप फोगाट हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने कहा कि जो टोटल बोर्ड हैं निगम हैं उनमें से 2 ज्यादा घाटे में हैं, और वो 2 कौन से हैं? पर्यटन बोर्ड जो है और हाउसिंग बोर्ड, ये 2 निगम जो हैं वो घाटे में हैं। इनमें से पर्यटन निगम के चेयरमैन कौन है? रणधीर गोलन। रणधीर गोलन निर्दलीय विधायक है। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। और जजपा नेता राजदीप फोगाट ये विधायक नहीं है बच्चों, ये हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं। श्रम कल्याण और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन समेत कई निगम मुनाफे में चल रही हैं। श्रम कल्याण निगम और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ये किस में है? ये फायदे में है। और पृथला के निर्दलीय विधायक है नैनपाल रावत वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के चेयरमैन जो हैं वो बनाए गए हैं। तो अगर हम बात करें वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के चेयरमैन कौन है तो विधायक नैनपाल रावत किस विधानसभा क्षेत्र से? पृथला से। कहां से? पृथला से, ठीक है बच्चों।
अगला क्वेश्चन हमारा, मेरा स्कूल मेरा गौरव अभियान चलाकर विद्या भारती 3.12 लाख पूर्व छात्रों की सदस्यता के साथ विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गई है? बच्चों, जो विद्या भारती अगर हम बात करें जो संस्था है, उसने अभी 17 अक्टूबर को एक अभियान चलाया था जिसमें जो उसके पूर्व छात्र हैं, जो उसमें पढ़े हैं, उनकी सदस्यता अभियान जो है वो इन्होंने चलाया था 17 अक्टूबर को। कब चलाया था? 17 अक्टूबर को। और यह समाप्त होना था 16 नवंबर को। कब समाप्त होना था? 16 नवंबर को समाप्त होना था। लेकिन इसको बहुत ज्यादा रिस्पांस मिला। कितने विद्यार्थी, कितने पूर्व छात्र जुड़े हैं? 3.12 लाख पूर्व छात्रों की सदस्यता के साथ यह विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गई विद्या भारती जो संस्था है? तो यह दूसरे स्थान पर पहुंच गई है बच्चों, दूसरे स्थान पर। पूरे विश्व की अगर हम संस्थाओं की बात करें तो पूर्व छात्र सदस्यता अभियान में यह कौन से स्थान पर पहुंच गई है? दूसरे स्थान पर। कितने पूर्व छात्र इसके साथ जुड़ चुके हैं? 3.12 लाख। अभियान 17 अक्टूबर को शुरू हुआ था, 16 नवंबर को समाप्त करना था। लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद इस अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। कितने नवंबर तक बढ़ा दिया? 30 नवंबर तक जो अभियान बढ़ा दिया बच्चों। इससे ऊपर जो सिर्फ अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी की अगर बात करें वही इससे ऊपर है। विद्या भारती के 17 अक्टूबर से शुरू किए अभियान को 30 नवंबर तक चलाने का फैसला लिया। पहले यही अभियान 16 नवंबर तक चलना था। 89 वर्षीय सरदार वरयाम सिंह ने सबसे पहले सदस्यता फार्म भरकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और पहले ही दिन 19 देशों के करीब 12,000 पूर्व छात्र अभियान का हिस्सा बने थे। 19 देशों के 12,000 पूर्व छात्र इस अभियान का हिस्सा बने थे बच्चों। विद्या भारती के देश में लगभग 1300 विद्यालय हैं, 13,000 विद्यालय हैं। विद्या भारती संस्था के 13,000 विद्यालय हैं और इन विद्यालयों में 1.50 लाख शिक्षक हैं। 1.5 लाख क्या है? शिक्षक। और 35 लाख विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी संस्था है। ऐसे में अभियान के साथ छठ पूजा और गुरु नानक जयंती 2 पर्व और जुड़ गए हैं। ये 2 पर्व भी इसके साथ जुड़ गए क्योंकि 30 नवंबर तक ये दोनों पर्व जो है वो हो जाएंगे। पहले अभियान 16 नवंबर तक चलाया जाना था। विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज शर्मा ने बताया कि मेरा स्कूल मेरा गौरव अभियान चलाकर विद्या भारती विश्व में 3.12 लाख पूर्व छात्रों की सदस्यता के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दूसरे स्थान पर पहुंच गए बच्चों। कितने पूर्व छात्र जुड़ चुके हैं? 3.12 लाख। विश्व भर में पहले स्थान पर कौन? अमेरिका की पेन यूनिवर्सिटी। कितने? 3.5 लाख पूर्व छात्र इससे जुड़ चुके हैं। तो बच्चों ये इसके नजदीक पहुंच के इसीलिए इस अभियान को बढ़ा दिया कि 30 नवंबर तक अगर ये अभियान चलता है तो हो सकता है कि पहले नंबर पे विद्या भारती जो संस्थान है वो आ जाए। विद्या भारती दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे 3.11 लाख के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए और चौथे स्थान पर 3.02 लाख के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यूएसए। मतलब 4 टॉप में 3 यूनिवर्सिटी जो है वो कहां की हैं? वो यूएसए की हैं बच्चों। ठीक है, पहले स्थान पे पेन यूनिवर्सिटी है, तीसरे पे है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए और चौथे पे है 3.02 लाख के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यूएसए और दूसरे नंबर पे हमारे भारत की विद्या भारती जो संस्था है वो। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, इस बार आयोजित होने वाले विश्व कप में हरियाणा के कितने पहलवान शामिल होंगे? बच्चों कोरोना के चलते जो है वो विश्व कप जो नहीं हुआ था, लेकिन अब दिसंबर में जो इसको पूरा विश्व कप को कराने की पूरी तैयारियां जो हो चुकी हैं। तो इसमें जो है कहता हरियाणा के कितने पहलवान जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो इसके लिए अब की बार ट्रायल नहीं लिया गया। जो एशियन चैंपियनशिप में जो खेले थे पहलवान उन्हीं को जो है वो विश्व कप में भेजने का जो है फैसला ले लिया गया है और इसमें हमारे हरियाणा का दबदबा है क्योंकि टोटल 30 पहलवानों का जत्था जो जाएगा विश्व कप में, उसमें से इसका आंसर 30 नहीं है बच्चों। पूरे देश की अगर हम बात करें तो 30 पहलवानों का जत्था जाएगा, उसमें 25 पहलवान जो है वो हमारे हरियाणा के पहलवान शामिल होंगे। कोरोना काल के बीच कहां? बेलग्रेड में कुश्ती विश्व कप कराने की पूरी तैयारी हो गई है। कब?
12 से 18 दिसंबर तक होगी। कोरोना के कारण वर्ल्ड कप के लिए ट्रायल नहीं कराया जाएगा और एशियन चैंपियनशिप में खेलने वाले पहलवानों को शामिल किया जाएगा। इस विश्व कप में हरियाणा का दबदबा दिखाई देगा क्योंकि 30 में से अकेले हरियाणा के 25 पहलवान होंगे पूरे भारतवर्ष से। तो बच्चों हरियाणा को जो है वो हम ये भी कह सकते हैं पहलवानों की धरती, या हम ये कह सकते हैं रेसलर्स जो हैं, रेसलर्स उनकी धरती जो है वो भी हरियाणा को कहा जा सकता है। पहले स्थान पर ये बच्चों पिछले वाले का आ गया, ये मैं हटा देता हूं। इसके लिए बजरंग पुनिया, दीपक, रवि, विनेश, साक्षी को शामिल करते हुए सूची जारी कर दी गई है। बजरंग पुनिया जो 25 विश्व स्तर के पहलवान है बच्चों, 25 नवंबर को जो है विवाह बंधन में बंधेंगे अंतरराष्ट्रीय पहलवान संगीता फोगाट के साथ। संगीता फोगाट जो चरखी दादरी के बलियाली से जो है संबंध रखती हैं और जो बजरंग पुनिया है वो झज्जर के खुड्डन गांव से संबंध रखते हैं। दोनों जो है 25 नवंबर को विवाह बंधन में बन जाएंगे। संगीता फोगाट भी अंतरराष्ट्रीय पहलवान है। गीता फोगाट बबीता फोगाट की छोटी बहन और अर्जुन अवार्डी द्रोणाचार्य जो है द्रोणाचार्य अवार्डी, अर्जुन अवार्डी नहीं सॉरी, द्रोणाचार्य अवार्डी जो पहलवान है महावीर सिंह फोगाट, उनकी पुत्री हैं। ठीक है, ये हरियाणा के फ्री स्टाइल के पहलवान होंगे बच्चों। ये लिस्ट आप पढ़ लेना कौन कौन से 25 पहलवान जाएंगे। तो ये लिस्ट हरियाणा के फ्री स्टाइल के पहलवानों की, किस भार में कौन सा खेलेगा। जैसे 57 किलो में रवि दैया है, 65 में बजरंग पुनिया है, 70 किलो में नवीन है, 74 किलो में जितेंद्र है, 86 किलो में दीपक पुनिया, 92 किलो में सोमवीर, 97 किलो में सत्यव्रत काद्यान और 125 किलो में सुमित जो है ये पहलवानों की, ये कौन से हैं फ्री स्टाइल के। इसके अलावा हरियाणा के ग्रीको रोमन के पहलवान वो ये हैं बच्चों, ये इनकी लिस्ट है। हरियाणा की महिला पहलवान 50 में निर्मला है, 53 में विनेश फोगाट है, 55 में पिंकी है, 57 में अंशु है, 59 में सरिता, 62 में सोनम, 65 में साक्षी मलिक है, 76 में किरण। तो ये आप पढ़ लेना बच्चों यहां से। ठीक है, विनोद तोमर जो है वो संयुक्त सचिव भारतीय कुश्ती महासंघ विश्व कप जो है उसके संयुक्त सचिव हैं। कौन? भारतीय कुश्ती संघ विश्व कप के संयुक्त सचिव किसे बनाया गया? विनोद तोमर को बनाया गया है। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों इसे ज्यादा लाइक शेयर कीजिए, अपने टीचर को जो है सपोर्ट कीजिए और भी बेहतरीन क्लासेज के साथ और भी बेहतरीन मटेरियल के साथ जो प्रतिदिन हम आपके बीच आते रहेंगे। और फिर आपको एक बार फिर कहता हूं बच्चों, जो जनवरी से और नवंबर तक की करंट अफेयर है वो जल्दी आपको मिलेगी ताकि आप आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सको हरियाणा करंट अफेयर की तरफ से। ठीक है, और ये जो डेली हमारी क्लास चलती है इससे रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं केसी पब्लिकेशन। और क्विज के लिए जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है कृष्णा क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी बुक का जो ऑर्डर अगर आपको चाहिए कृष्णा क्लासेज से रिलेटेड जो बुक्स है तो आप इस पे जो है 9728082172 नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा ऑनलाइन किताब खरीदना चाहता है तो मेगा बुक स्टोर जो है इस पे ऑनलाइन जो है आप ऑर्डर दे सकते हो। ठीक है, तो बच्चों जल्दी आपकी परीक्षाएं जो है उनकी कुछ की डेट आ चुकी है, कुछ की जल्दी आएगी। कोरोना जो है वो फिर एक बार फिर जो है उभार ले रहा है, तो ऐसे में आपका ध्यान रखिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, समय समय पे सैनिटाइज करते रहिए, ऐसी चीजों का सेवन कीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर जो बढ़ जाए। अगर इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रांग होगी तो कुछ भी आपका नहीं हो सकता, ना आपको कोरोना आपके नजदीक आएगा। तो इसके लिए योग प्राणायाम जो है आदि वो भी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए और पढ़ाई से जरूर जुड़े रहिए, चाहे ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन में। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो केसी ऑनलाइन क्लासेज जो है, केसी ऑनलाइन क्लासेज आप जानते हो, ये ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑफलाइन कोचिंग भी जो स्टार्ट हो गई बच्चों, लेकिन उसमें आपको विशेष रूप से मास्क पहन के आना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।